वाटरलू में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप का सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल यू कैन से, सर्वे सर्वा जो था वो मैटरनिक बन गया था, ठीक है। और उसने यूरोप की राजनीति में एक मेन अपना रोल बताया था लोगों को। 1815 से 1848 के तक यूरोपीय यूरोपीय इतिहास में इसे मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। समझे कि नहीं? ड्यूक मैटरनिक बंदा बहुत ही राजनेता टाइप था, खतरनाक था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराने के बाद ये यूरोप का सर्वे सर्वा बना, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि 1815 से 1848 तक के बीच को मैटरनिक युग कहा जाता है। और उसने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाता है। ये जो बातें थी ये ड्यूक मैटरनिक ने ही कही थी, ठीक है। और कुछ जानना है नीतू, या बस इतना ही और बताएं? आगे देखते हैं इसमें। अब क्या था कि these revolutions were led by the liberal nationalist belonging to the educated। देखो ये जो रिवोल्यूशन थे ना, ये लिबरल और राष्ट्रवादी लोगों में जो एजुकेशन था, जिसके पास एजुकेटेड जो पीपल थे, लाइक क्लर्क थे, प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, एडवोकेट थे, ये सब जो थे, ये लोग इस क्रांति में शामिल हुए थे। मिडिल क्लास, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है कि फ्रांस की रिवॉल्यूशन में रोल किसका रहा, तो केवल मिडिल क्लास का था, ये याद रखना, ठीक है। ये था पहला पैराग्राफ। अब दूसरा क्या है कि द फर्स्ट अप हेवेल टू प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 13, ठीक है ना। पहला जो विद्रोह हुआ था फ्रांस में वो जुलाई 1830 में हुआ था। द बर्बन the Bourbon king the Bourbon kings who had been restored to the power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with the Louis Philippe at its head। इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्बन डायनेस्टी 1815 के बाद वापस लाई गई थी सिस्टम में, उसको एक बार फिर से उखाड़ फेंका गया, उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। उसको उखाड़ फेंका गया, वेयर ओवरथ्रोन कर सकते हो तुम। उसकी जगह पर एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र स्थापित, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम लाया गया, जिसका हेड जो था वो लुइस फिलिप था। अब क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सारा का सारा पावर इससे पहले क्या था, लुइस सिस्टम के पास था। अब तुम कॉन्स्टिट्यूशनल ये आ गया, तो जो लुइस फिलिप है केवल नाम का राजा है, ठीक है, नाम का राजा है, लेकिन जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स हैं उनके पास पावर है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो अब when France means Metternich once remarked the rest of Europe catches cold। एक बार मैटरनिक ने ये कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो सारे यूरोप के लोग जितने भी हैं उनको क्या हो जाती है, सर्दी जुकाम पड़ जाता है। The July Revolution sparked an uprising in the Brussels which led to the Belgium breaking away from the United Kingdom और नीदरलैंड। अब जुलाई क्रांति जो हुई थी वो ब्रुसेल्स में ही भड़क गई। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है, उसमें ही भड़क गई। और भड़कने के जो उसका परिणाम क्या, रिजल्ट क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से ब्रुसेल्स या बेल्जियम कह सकते हो, ये क्या हुआ, अलग हो गया। मतलब वो क्रांति हुआ, क्रांति से ये जो बेल्जियम था उससे अलग हो गया, ठीक है।
किससे अलग हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी घटना फिर से घटी जिसने पूरे जो यूरोप के एजुकेटेड पर्सन थे उनको उनके अंदर एक नेशनलिस्ट की भावनाओं का एक प्रचार प्रसार हो गया। वो कौन सी घटना थी? वो घटना थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो थी यूनान का मतलब ग्रीक का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ग्रीक की एक ऐसी घटना हुई, स्वतंत्रता की एक ऐसी घटना हुई जो किस जो कि किसको बदल दिया? जो यूरोप के सभी शिक्षित वर्गों को क्या किया? बदल दिया। अरे वाह, आज तो काफी दिन बाद आप लोग आए हैं। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ नंबर आई कैन सी टुडे। वेरी थैंक यू सो मच। ज्वाइन तो किया एटलीस्ट। हम आराम से पढ़ा रहे हैं, जहां भी दिक्कत होगा, टाइम है, सिलेबस कम है, मैं इसे रटवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है ना? जहां भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब मैं वो घटना क्या हुआ, क्या करे दिव्यांशु? ठीक है, ये थर्ड टॉपिक जो है ये खत्म कर लें। थर्ड टॉपिक खत्म करने के बाद मैं रिवीजन करवाऊंगा थर्ड तक एक बार फिर से। ये थर्ड खत्म कर लेने दो, थोड़ा सा 2 पेज है। फोर्थ में एंट्री करने से पहले मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से यहाँ तक लाऊंगा और उसके बाद तब आगे चलूंगा। ठीक है, इतना मौका दे दो। हेलो दिव्यांशु, दिव्यांशु, फोन कट गया क्या सबका? कोई है जो सुन रहा हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आप लोगों से कि बस ये तीसरा जो एज ऑफ रिवोल्यूशन है ना, इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर स्टार्टिंग से यहाँ तक रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? ठीक है के नाम पे कोई बोलता ही नहीं। ओके सर। धन्यवाद। अब मैं बोल रहा हूँ, और जब क्लास रिवाइज करूंगा तो आप लोग प्लीज क्लास मत मिस करिएगा। एक बार मैं तो कई बार रिवाइज करूंगा ये चैप्टर। चलिए, अब एक घटना, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक ऐसी घटना हुई यूरोप में, जो सभी जो एजुकेटेड पर्सन थे उनको क्या किया? अंदर से झकझोर कर रख दिया। वो घटना थी ग्रीक का जो इंडिपेंडेंस वॉर था, ग्रीक ने जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था, उसकी एक घटना थी। ग्रीक उसकी एक घटना ने ही लोगों को मतलब अंदर से झकझोर दिया था। उसमें हुआ क्या था, ये वन बाय वन हम देखते हैं। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का मतलब होता है कि जो टर्किश जो सल्तनत था उसे ही तुर्की के जो सुल्तान थे, मतलब ग्रीक पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर का पार्ट कौन था? ग्रीक। ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर का मतलब क्या हुआ? वो तुर्की वाले लोग। ठीक है ना? समझ आ गया? ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। द ग्रोथ ऑफ मतलब जो ग्रीक था 15वीं सदी से ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था।
तो द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked off a struggle for independence among the Greek which begin in 1821. अब देखिए क्या है इसमें, यूरोप में जो रिवोल्यूशनरी मतलब या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद थे ना, वो 1821 से ही आजादी के लिए यूनानी लोग क्या मतलब ग्रीक के लोग क्या करने लगे, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए थे। ये लिखा है ना, एक बार फिर आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ म्यूट हुआ क्योंकि फोन आ गया था, तो वो क्या नाम है उसका, अरे तन्मय का। तन्मय इसमें तन्मय कौन है? गौरव पांडे ही तन्मय क्या? तन्मय, ये गौरव पांडे है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था, अब था कि द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड अप स्ट्रगल, मतलब जो ग्रीक के लोग थे वो 1821 से ही अपने मतलब फ्रीडम के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। अब क्या है, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग ऑन एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोपियंस हु हैड सिंपैथाइज बोल सकते हैं फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब क्या था, जो ग्रीक में थे, जो ग्रीक से बाहर रहने वाले लोग थे या ग्रीक के रहने वाले लोग थे, और साथ ही साथ कुछ जो यूरोपियन लोग थे, उन्हें ग्रीक का क्या हुआ, समर्थन मिला, ठीक है ना। उन्हें ग्रीक का समर्थन मिला जो प्राचीन यानी एंशिएंट ग्रीक की जो कल्चर थी उसमें क्या करते थे, सहानुभूति रखते थे या उस पर विश्वास करते थे। यानी ग्रीक कल्चर जानते हो बहुत पुराना है, उन्हें बाहरी लोगों का के लोग थे या यूनान के लोग थे, उनका उन्हें समर्थन मिला। जानते हो जब समर्थन मिलता है ना तो आदमी का हौसला बढ़ जाता है। ये कहानी बताने के बाद इसमें कुछ जोड़ेंगे हम, ठीक है ना, बाद में ये पढ़ लो लाइन बाय लाइन तब। पोएट्स एंड आर्टिस्ट lauded Greece as a cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. अब क्या है, जो पोएट्स थे और जो आर्टिस्ट थे, पोएट्स पोएट्स और आर्टिस्ट थी, वो ग्रीक को क्या किए, यूरोपीय जो सिविलाइजेशन था उसका एक ब्रॉटअप करने वाले, पालन पोषण करने की बात कर उसकी एक प्रशंसा की, और साथ ही साथ जो मुस्लिम एम्पायर था उसके विरुद्ध यूनान यानी ग्रीक जिस प्रकार से क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उसके लिए सपोर्ट को उसने जुटाया। कौन सपोर्ट जुटाया, पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी सपोर्ट जुटाए, कहां से, यूरोपियन से। किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ या ऑटोमन एम्पायर जो कि मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है ना। अब क्या था आगे, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, ठीक है ना, इंग्लिश पोएट थे एक लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू द फाइट इन द वॉर where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as a independent nation. एक अंग्रेजी कवि थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या इकट्ठा किया था, फंड्स, पैसे इकट्ठा किए थे, ठीक है। और बाद में ये युद्ध मतलब वार को लड़ने भी गए थे, जहां 1824 में साहब को बुखार आ जाता है और ये मर जाते हैं। अंत में 1832 में एक समझौता होता है, एक सहमति होती है जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल,
ठीक है ना। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। इस क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस संधि के अंतर्गत, मतलब इन विच ट्रीटी द ग्रीक वाज एक्सेप्टेड एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो आंसर होगा द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है ना। आप स्पेलिंग सहित इसको याद करेंगे। ठीक। अब थोड़ा सा ये तो इसका मैंने बता दिया इसमें जो लिखा था। अब थोड़ा सा मैं अपने मन से कुछ बताऊंगा। तुर्की जो था, ऑटोमन एम्पायर जो था, वो मुस्लिम कंट्री थी। ठीक है ना। और ये जो आपके ग्रीक के लोग थे, ये क्या थे, यूनानी लोग। ग्रीक के जो लोग थे ये थे क्रिश्चियन को मानने वाले थे। और जो टर्की के लोग थे यानी ऑटोमन एम्पायर था, वो क्या करने वाले थे, ये लोग मुस्लिम धर्म के लोग थे। तो अब क्या हुआ कि ये बाल्कन के क्षेत्र में आते थे। ठीक है ना। उधर सबका कब्जा था। किसका कब्जा था? टर्की ऑटोमन एम्पायर का। अब 15वीं शताब्दी के आसपास तक जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर आज मुस्लिमों की संख्या बहुत अधिक है, पूरे भारत में, अरे पूरे विश्व में, सॉरी। तो आप इतना ये सब डेटा रखा करिए अपने पास। ठीक है ना। क्रिश्चियन वहां पे थे। अब वहां ना क्रिश्चियन था, चारों तरफ मुस्लिम थे। तो मुस्लिम को क्रिश्चियन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मतलब मुस्लिम के लोग क्रिश्चियन को हमेशा मारते थे, पीटते थे, बहुत ज्यादा हत्याएं की, बहुत लोगों को मार दिया। ठीक है ना। ग्रीक के लोग इससे तंग आ गए थे। ठीक है ना। अब जानते हो कि रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका और भी कोई जो बेल्जियम थे, सारी जितनी कंट्रियां थे, ऑस्ट्रिया वगैरह, ये सब क्रिश्चियन कंट्री थी। अब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर बहुत ज्यादा हावी था। तो बाद में ग्रीक को इसी का समर्थन मिला था। ठीक है ना। बाकी सारी यूरोपियन कंट्री मिलकर अंत में ऑटोमन एम्पायर को हराती भी है। और बहुत मतलब कि अभी तुम्हें हम क्या बताएं कि जिस तरीके से वहां मतलब ग्रीक में ऑटोमन एम्पायर हत्या करता है क्रिश्चियनों का ना, उस तंग आकर विद्रोह हुआ था। और बाद में ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीक को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये कहानी है उसका। कि कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप बता दीजिएगा कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो ग्रीक के लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। 15 से 17-20 लोगों की बहुत खतरनाक तरीके से हत्या कर दी थी। इस वजह से इसका मतलब बाद में ये कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि होती है और ये आजाद होता है, क्योंकि इसे यूरोपियन कंट्री का सपोर्ट होता। तो ये एक घटना थी, इंडिपेंडेंट, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे। ठीक है। आया कि नहीं समझ में? चलिए, अब है 3.1, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब ये क्या है रोमांटिक? मतलब समझ सकते हैं रोमांटिक कुछ ऐसे संगीत या रूमानी कल्पना कर सकते हैं। और नेशनल फीलिंग मतलब राष्ट्र के प्रति उनकी भावना कैसी है, उसके विषय में बात करेगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो, एक चीज तो लाइफ में याद रखना, लाइफ में युद्ध, वार एक ऐसी चीज है जो अभी जो सब कुछ बर्बाद करती है। ये बात तो सही है। लेकिन वार के लिए समर्थन जुटाना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब लोगों का आपको सपोर्ट हो। पिक्चर में होता है ना, हीरो को अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं हो तो हीरो लड़ाई नहीं कर पाता है। ठीक है। वैसे ही फ्रांस में जिस तरीके से यूरोपीय में नेशनलिज्म का दौर चल रहा है, वहां पर रोमांटिक इमेजिनेशन चलना स्टार्ट हुआ है। आप देखते होंगे कि जब कोई वीर रस की कविता गाता है, वीर रस की कविता गाती, तुम्हारे अंदर जोश आ जाता है। कोई गाना गाता है, कोई ऐसा गाना गाते तो आपके अंदर से आंसू छलक जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो अब रोमांटिज्म मतलब ये हुआ कि नॉर्मली ये लोग अपने बातों से, अपने गायन से, अपने ड्रामा से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जागृत करना शुरू कर दिए थे। यही रोमांटिज्म था। इसमें कई सारे गीत देखो, जानते हो, राष्ट्रगान गाया है तभी हम जोश के साथ रहते हैं। ये क्या है? गाना एक पार्ट है, हमारे अंदर देशभक्ति का संचार करता है। राष्ट्रगान गाते हैं या वंदे मातरम गाते हैं तभी आंखों से अब
यहाँ प्रार्थना होता है, कई ऐसी प्रार्थना होती है जिससे तुम्हें लगता है कि अंदर से फीलिंग आती है, क्या गजब है। कोई गाना गाता है, बहुत सुंदर लगा तो अंदर फीलिंग आता है, तो वही है रोमांटिसिज्म। कि रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, इसी से हम पढ़ना है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ भी जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है ये। The development of nationalism did not come about only through wars and the territorial expansion. अब डेवलपमेंट हमेशा नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट है, ये हमेशा वार के थ्रू नहीं आता, ठीक है ना। ये कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। एक संस्कृति कल्चर ही क्या करती है, एक रोल प्ले करती है आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में, बहुत ज्यादा। आर्ट एंड पोएट्री, आर्ट मतलब क्या, कोई अगर तुम बताओ, तुम जाओगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला मस्जिद जानते हो ना, अमृतसर पंजाब जाओगे, जब वहां लिखा रहेगा कि इतने लोगों को अंग्रेजों ने मार के फेंक दिया, तो वो एक आर्ट है। और गुस्सा आ जाता है अंदर से, मन करता है कि अंग्रेज मिलते थोबड़ा तोड़ देते कुत्तों का, सॉरी, उन लोगों को मार देते। क्योंकि जिस तरह से कुएं के पास कुआं है, मैं वहां पर तब बता रहा हूँ, वहां पर कुआं है जो दीप प्रज्वलित है। तो ये सब आर्ट है जो कि हमारे अंदर गुस्सा और देश के प्रति भावना, मतलब देश के अगेंस्ट नहीं, देश के सपोर्ट में भावना जागृत होती है। तो वही बता रहा है कि युद्ध ही एक तरीका नहीं है जिससे कि हम अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। एक तरीका है हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, हमारा पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, ये सारे चीज हेल्प करते हैं एक राष्ट्र की भावना को जगाने के लिए। ठीक है, समझ में आया पहला पैराग्राफ? नहीं आया तो बोल दीजिए, आया कि नहीं? ध्रुव, आ गया सर। ध्रुव क्या पूछना, नहीं ध्रुव कुछ पूछना चाहता है। ध्रुव पूछो एक बार, लिखो लिखो लिखो, देख लो तो बताए आगे। प्रशांत आया, ठीक। ध्रुव तुम लिखो, तुम्हें क्या नहीं आया? ठीक है, 3.1 हम फिर से बताएं, यस सर या नो सर? 3.1 रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग, फिर से बताएं, जल्दी लिखो। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, मतलब इस पहला पैराग्राफ में ये बताया गया है कि नेशनलिज्म की जो भावना होती है केवल युद्धों के थ्रू नहीं होती है। हम अपने क्षेत्र का विस्तार, जो भी हमारे रीजन्स हैं, हम युद्ध में जीत कर चाहे तो हम मान लीजिए कि जैसे लिखा है कि मान लीजिए कि हम हरहुआ के राजा हैं और हमें बावतपुर में अटैक करके बावतपुर को कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि हम युद्ध के थ्रू ही किसी चीज को नहीं जीत सकते। हमें जीतने के लिए आर्ट और कल्चर, यानी कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, संस्कृति का। अगर बाबतपुर के लोग हमारे राष्ट्रगान को गाएंगे या हमारे गीतों संगीतों आर्ट का कद्र करेंगे, तो इसका मतलब हम वहां तक फैल गए। तो वही चीज बताया गया है कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब कि क्षेत्र के विस्तार का जो युद्ध से ताल्लुक है, उसके थ्रू नहीं होता, बल्कि कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। हमारी संस्कृति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। मतलब नेशन की आइडिया क्रिएट करने में कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। वो कल्चर कौन कौन से? आर्ट, मैंने आपको आर्ट का एग्जांपल दिया ही कि आप चले जाइए तो चित्रों के माध्यम से कोई मार रहा है किसी को तो हमें गुस्सा आ जाएगा, तो आर्ट है। पोएट्री है, कविता, कविता मीन्स वीर रस की कविता कोई गाए तो जोश भर ही जाता है, ठीक है। स्टोरीज, कहानियां सुनकर भी गुस्सा आती हैं कि हमारे देश के साथ कितना अत्याचार हुआ है, ठीक है। एंड म्यूजिक, और गाने भी। आला उदल का गाना सुने नहीं सुने, हम भी नहीं सुने हैं, सुनते हैं कि आला उदल बहुत ही वीर इंसान थे और उनके गाने आज भी गाए जाते हैं कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वो वीर रस के गाने और म्यूजिक है जो हेल्प करते हैं किसके? आइडिया का नेशन क्रिएट करने में, मतलब नेशन की आइडिया, जो राष्ट्र की आइडिया। क्योंकि उस वक्त में लोगों के अंदर क्या था, उस वक्त मोनार्की सिस्टम से तंग थे, लोगों को आइडिया, नेशन की आइडिया की तरफ आगे बढ़ना था, तो इसलिए इन सब का प्रचार प्रसार हो रहा था उस वक्त। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म एंड कल्चरल मूवमेंट which sought to the develop a particular form of nationalist
sentiments. Romantic artists and poets generally criticized and glorification of reasons and science science and focused instead on emotion, intuitions, and mythical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture passed as the basis of nation. अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रोमांटिसिज्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म जो एक ऐसी क्या है, सांस्कृतिक मतलब क्या बोलते हैं, कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है ना, जो एक विच सॉट टू द डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब जो एक खास तरह की, ठीक है ना, पर्टिकुलर मतलब एक खास तरह की नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स है उसको डेवलप करने की बात कही है। रोमांटिसिज्म किस तरीके से किस खास तरीके से वो डेवलप कर रही है किसी के अंदर नेशनलिज्म की भावना, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देखिए जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और जो पोएट्स थे वो अपने क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज मतलब तर्क वितर्क, ठीक है, तर्क वितर्क और विज्ञान के मतलब साइंस के महिमा, क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजंस एंड साइंस, मतलब उसने ग्लोरिफिकेशन मतलब महिमा मंडन कह सकते हैं, ठीक है। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और कवि थे वो अपने तर्क वितर्क और ज्ञान विज्ञान इनसे जो इनकी जो महिमा मंडन, इनकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया और उसकी जगह क्या की, भावनाओं यानी फीलिंग्स, ठीक है, और उसकी जगह कहाँ फोकस इंस्टीड ऑफ इमोशन, इंस्टीट्यूशन, मिथिकल फीलिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, उनकी जगह भावनाओं, एक रहस्यवादी कह सकते हैं, और अंतर्दृष्टि कुछ ऐसा, उस पर उन्होंने क्या किया, जोर दिया, ये दिया ना, फोकस इंस्टीड ऑफ इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिथिकल फीलिंग्स। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ठीक है। इनका एक वो प्रयास था, इनका एक एफर्ट था, क्या एफर्ट था इनका, कि एक सामूहिक एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ स्पेसिफिक कल्चर। देखिए इनका एक एफर्ट क्या था कि एक सामूहिक साझे में कह सकते हैं आप, सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक मतलब कल्चरल आधार पर एक नेशन को बनाया जाए। ये किनका मानना था, रोमांटिक कवियों का मानना था, जो रोमांटिक कवि थे उनका मानना था, जहाँ पे युद्ध का नामो निशान न हो, जहाँ केवल बातें हो, जहाँ केवल बातें मतलब जहाँ राष्ट्र के प्रति उनका एक फीलिंग हो, और वो फीलिंग किसके थ्रू हो, युद्ध के थ्रू न हो, वो गीत संगीत, एक गीत संगीत आर्ट और म्यूजिक के थ्रू हो, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल इनका इंट्रोडक्शन था, वो किस तरीके से थे, ठीक है। अब आगे वाले में क्या है इनका, द मैस्करेड कियोस, यूजीन डेलाक्रोआ, अब क्या है, द फ्रेंच पेंटर, ये सब पेंटिंग्स देखते रहिए आप लोग, ठीक है, पेंटिंग्स क्वेश्चन पूछते हैं। द फ्रेंच पेंटर, सब पेंटिंग्स बता रहे हैं आपको, ठीक है, थोड़ा देखिएगा। द फ्रेंच पेंटर्स डेलेक्रो, क्या नाम है सबका, ठीक है, द फ्रेंच पेंटर्स डेलाक्रोआ
Delacroix क्या करते हैं, was one of the most important French romantic painters. This used painting depicts an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by the Turk on the island of Chios. By the dramatizing the incident, focusing on the suffering of women and children, and using vivid colors, and Delacroix sought to appeal to the emotion of suspectors and create a sympathy for the Greeks. अब देखिए, जो मैंने आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी बताई थी, ये पेंटिंग्स वही बयां कर रही है। अब इसमें क्या लिखा गया है कि एक फ्रांसीसी एक क्या थे, पेंटर थे, जिसका नाम था डेलाक्रोक्स, ठीक है ना। और ये सबसे मेन है, तो भी ठीक है। अब इसमें देखिए शो क्या कर रहा है, ये जो पेंटिंग्स हैं, ये कियास कियोस एक द्वीप है। कियोस एक क्या है, आइलैंड है, जिस पर कि जो ऑटोमन एम्पायर या तुर्की के लोग थे ना, वो 20,000 जो ग्रीक के पर्सन थे ना, उसको जान से मार दिए थे। मैंने आपको अभी अभी जस्ट वो जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया था, उसने कहा था कि जो ऑटोमन एम्पायर था, जिसका पार्ट था आपका ग्रीक या तुर्की के लोग, क्या किए थे, वो उस ग्रीक लोगों को बहुत ज्यादा तड़पा रहे थे, मार दी। तरफ 20 लोगों का बात किया था, जबकि 20,000 लोगों को कियास द्वीप पर मार दिया गया था, ठीक है ना। डेलाक्रोक्स ने क्या किया था, एक इसको ड्रामेटिक बना दिया था, कुछ नाटकीय बनाकर क्या किया था, महिलाओं, मतलब जो वीमेन है, चिल्ड्रेन है, देखो अब इसमें क्या हुआ, इसको मतलब ये एक ऐसा चित्र बना दिया था, किसने बनाया था चित्र, डेलाक्रोआ ने ये ऐसा चित्र बना दिया था जिससे लोग ग्रीक के प्रति अपने आप सिंपैथी को शो करें और ग्रीक से जुड़ते चले जाएं। समझ में आया ये चित्र का मतलब। इस चित्र में 20,000 सैनिक, मतलब 20,000 ग्रीक के लोगों को मारा गया था। डेलाक्रोआ ने एक ऐसा इमेज बनाया कि इस चित्र को देखकर महिलाओं और बच्चे को बीच में रखा गया, ये दिखाया गया कि इनके अंदर कितना दुख है, इनमें कितना तकलीफ से है। और इस चित्र में ये दिखाने के बाद ये क्या करेंगे, ये मतलब लोगों के अंदर एक भावना जगाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग ग्रीक वार्स में शामिल हो सके और ग्रीक को आजाद करा सके। तो ये आर्ट है, ये कला है, जो लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो उसी प्रकार एक युग चला इनका, रोमांटिसिज्म और नेशनल फीलिंग का एक युग चला है। तो उसी का एक पार्ट था ये इमेज। ये समझ में आया, या इमेज समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अब बस करेंगे, क्योंकि क्लास अब ओवर हो गया है और मैसेज भी आ चुका है, फोन कभी भी कट जाएगा, तो जब कंप्लीट ना हो तब बताए। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें ये क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को? अब जो समझ नहीं आया बताइए इसको। बताइए कोई, ये फिगर समझ में आ गया? आज मैं आपको भेजूंगा कुछ और लिखने के लिए। रोमांटिसिज्म में क्या आपके पास नोट्स बन रहे हैं, वो आपको 15-20 मिनट के अंदर मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास ओवर करें और आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए। मैं नोट्स भेज रहा हूँ अभी, वही मैं बुक लाऊंगा अपना, उसी में से मैं टिक करके रोमांटिसिज्म पे कितना लिखना है आपको मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। अरे कम से कम ठीक है तो बोल दो। ओके सर। कुछ तो बोल दो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद। भेज रहे 15 मिनट में तुम्हारे व्हाट्सएप पे जाएगा, ठीक है ना, वे टिक करके भेज रहे हैं। जय हिंद।